नमस्ते साथियों, जय श्री कृष्णा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और आरपीएससी सेकंड ग्रेड, केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी, ये सभी एग्ज़ाम्स में जो स्टूडेंट हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, मेरे चैनल पर उनका बहुत बहुत स्वागत है। सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी की श्रृंखला में मैंने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू किया है, जिसके 8 भाग मेरे इस चैनल पर कंप्लीट करवा दिए गए हैं और आज ये इसका 9वां भाग है, जिसमें हम आदिकाल पढ़ रहे थे और आदिकाल का यह लास्ट भाग है। इसके बाद हम भक्तिकाल को पढ़ेंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें और इसकी बेल आइकन की घंटी पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं जो भी वीडियो आपको यहाँ पढ़ाती हूँ, इस वीडियो की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ से आप इसे नोट्स बना सकते हैं या फिर प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। यह नोट्स आपके लिए रामबाण साबित होंगे, क्योंकि मैंने खुद इन नोट्स को पढ़ा है और मैंने फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दिया है। बहुत अच्छे नोट्स है और मुझे लगता है कि फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड हिंदी के लिए इन नोट्स के अलावा कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यह मुझे लगता है। आपको क्या लगता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये नोट्स पढ़े हैं इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। आप चाहे तो इन नोट्स के साथ साथ आप एक अच्छी सी बुक पढ़ सकते हैं। तो कल हमने पढ़ा था लौकिक साहित्य के बारे में पढ़ा था और आज हम आदिकाल का गद्य साहित्य इतिहास पढ़ेंगे। आज हमारा आदिकाल का ये अंतिम अध्याय है और अगला हम भक्तिकाल पढ़ेंगे। देखिए, मैंने हिंदी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दिया था तो मैंने हिंदी के लिए इन नोट्स के अलावा कोई बुक नहीं पढ़ी थी। लेकिन अगर आप और अलग बुक पढ़ना चाहते हैं तो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर फर्स्ट ग्रेड के लिए आपके लिए जो भी फर्स्ट ग्रेड के हिंदी के अकॉर्डिंग कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहेंगे, इसकी फ़ोटो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। आप मेरे नोट्स के साथ साथ में अपनी तैयारी को और मज़बूत बनाने के लिए उन बुक्स को भी पढ़ सकते हैं। मैं जीके के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है और हिंदी के लिए और कौन सी बुक पढ़नी है, इसकी मैं सारी फ़ोटो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको अपलोड कर दूंगी। तो आप उनके ज़रिए और अधिक अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। मेरे पास जीके के भी नोट्स है तो वो भी मैं आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करवाऊँगी। आप मेरे साथ में नोट्स बनाते रहिए और पढ़ते जाइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और मुझे भी उत्साह होता है कि सच में मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है और आप पढ़ना चाहते हैं। तो आप लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो भी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों के लिए नोट्स अच्छे से रामबाण साबित होंगे। आप उन सभी को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं और शेयर करें। तो अब हम आदिकालीन गद्य साहित्य स्टार्ट करेंगे। आदिकालीन गद्य साहित्य काव्य प्रवृत्तियों की दृष्टि से आदिकाल विविधताओं का काल रहा। आदिकालीन साहित्य में वीर गाथाओं की प्रधानता भले ही रहे हो, पर इस युग में लौकिक व धार्मिक विषयों पर भी साहित्य लिखा गया। इसी युग में गद्य परक रचनाओं का भी लेखन हुआ है। आदिकालीन गद्य साहित्य की प्रमुख कृतियाँ है, यानी कि आदिकालीन गद्य साहित्य की कौन कौन सी कृतियाँ है। पहली है राहुल वेल, वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये राहुल वेल इम्पोर्टेंट है और राहुल वेल के लेखक है रोड़ा कवि, ये 10वीं शताब्दी की है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर 14वीं शताब्दी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा, ये 12वीं शताब्दी की है। अब हम फर्स्ट रचना पढ़ेंगे, राहुल वेल। इस रचना को राहुल वेली भी कहते हैं। ये 10वीं शताब्दी की है, रचयिता है रोड़ा कवि। ये शिलांकित कृति है और ये फर्स्ट ग्रेड 2020 में
क्वेश्चन पूछा गया है। मध्य प्रदेश के धार जिले में एक शिला पर अंकित मिली। यह शिला वर्तमान में मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है। हिंदी की प्राचीनतम गद्य पद्य मिश्रित चंपू रचना कौन सी है? राहुल वेल। ये आरपीएससी 2013 में पूछा गया है। और लौकिक साहित्य में हमने पढ़ा था कि जो विद्यापति की कीर्तिलता थी वो भी गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य था। नायिका राहुल का नखशिख वर्णित है। राहुल वेल का अर्थ होता है राजकुल का विलास। ये नायिका राहुल का नखशिख सौंदर्य वर्णित है। ये फर्स्ट ग्रेड 2020 संस्कृत विभाग में पूछा गया है। संस्कृत विभाग का एग्जाम हुआ था, उस 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका रचनाकाल किसका? राहुल वेल का 10वीं शताब्दी माना जाता है। इसमें हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं जिसमें राजस्थानी की प्रधानता है, यानी कि हिंदी की 7 बोलियां है, इसके शब्द मिलते हैं राहुल वेल में, लेकिन प्रधानता किसकी है? राजस्थानी भाषा की। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसे बेली काव्य परंपरा की प्राचीनतम रचना माना है। ये मोस्ट है। बेली काव्य का अर्थ क्या है? काव्य की वह लता जो कीर्ति या श्रृंगार के सहारे ऊपर उड़ती और फैलती है। अब हम दूसरे देखेंगे वर्ण रत्नाकर। 14वीं शताब्दी की रचना है ये। रचयिता है इसके ज्योतिरीश्वर ठाकुर और ये मैथिली कवि है। मैथिली गद्य का आद्य यानी प्रथम ग्रंथ है, यानी मैथिली गद्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? वर्ण रत्नाकर। और ये क्वेश्चन संस्कृत विभाग 2020 में पूछा गया है। कुल 8 कलोल में विभक्त 8वां कलोल अपूर्ण है, यानी कि ये कितने कलोल में विभक्त है? तो 8 कलोल में विभक्त है, जिसमें से 8वां कलोल अपूर्ण है। पंडित बबुआ मिश्र व सुनीति कुमार चटर्जी के संपादन में एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित करवाई गई थी वर्ण रत्नाकर ग्रंथ। ये मोस्ट है। स्वयंभू ने स्वयं को कुकवि कहा है। ये मुझे याद नहीं होता था तो मैं कहीं पे भी लिख लिया करती थी। ये डॉक्टर नगेंद्र की डेफिनेशन है और मोस्ट है। वर्ण रत्नाकर एक शब्दकोश सा प्रतीत होता है, यानी कि डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं कि जो वर्ण रत्नाकर ग्रंथ है वो क्या है? एक शब्दकोश है। अवहट शब्द का पहला प्रयोग मिलता है, कहाँ मिलता है? वर्ण रत्नाकर में, यानी अवहट का शब्द का पहला प्रयोग क्या मिलता है? वर्ण रत्नाकर ग्रंथ है, इसके अंदर मिलता है। तीसरा है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये 12वीं शताब्दी का ग्रंथ है, 5 भागों में विभक्त है और इसके रचयिता है पंडित दामोदर शर्मा। और ये व्याकरण ग्रंथ है। ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण ग्रंथ है। ये संस्कृत विभाग 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसके भाग कितने हैं? 5 भाग है। पंडित दामोदर शर्मा काशी नरेश गोविंद चंद का सभा पंडित था। इस ग्रंथ की रचना राजकुमारों को स्थानीय भाषा का ज्ञान कराने के लिए की थी। इस ग्रंथ का मूल नाम उक्ति व्यक्ति था, किंतु 5 प्रकरणों में विभक्त होने के कारण इसका नाम क्या कर दिया? उक्ति व्यक्ति प्रकरण कर दिया गया। यह एक व्याकरण ग्रंथ है, ये मैंने ऊपर बता दिया था और ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें बनारस और आसपास की संस्कृति और भाषा का वर्णन मिलता है। ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण के बारे में कहा गया है। ये देखिए, ये क्वेश्चन संस्कृत विभाग 2020 में पूछा गया है कि बसंत विलास में बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का चित्रण है। बसंत विलास हमने किस में पढ़ा था? लौकिक साहित्य की रचना थी, तो लौकिक साहित्य से ये इसमें बसंत विलास से क्वेश्चन पूछा गया था कि बसंत विलास में बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का चित्रण है। ये क्वेश्चन पूछा गया था संस्कृत विभाग 2020 में। अब हम देखेंगे आदिकाल की विशेषताएं अथवा इसकी प्रवृत्तियों के बारे में। आदिकाल युद्ध, अशांति व अस्थिरता का काल था। इस काल की प्रतिनिधि काव्यधारा रासो काव्यधारा अतः आदिकाल की प्रवृत्तियाँ सामान्यतः रासो साहित्य प्रवृत्तियाँ ही है। आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है।
अब आदिकाल की कौन कौन की विशेषता है? पहली है युद्धों का सजीव चित्रण, दूसरी राजाश्रित कवि, तीसरी आश्रयदाता सामंतों का स्तुतिगान, चौथी है अतिशयोक्तिपरक वर्णन, इतिहास विरोध, संकुचित राष्ट्रीयता, व्यापक राष्ट्रीयता का अभाव, सामंतों के वैभव व विलासिता पूर्ण जीवन का वर्णन, जनसाधारण की अपेक्षा, वीर व श्रृंगार रस की प्रधानता। ये आदिकाल की विशेषताएं है और एग्ज़ाम में अधिकतर आदिकाल, भक्तिकाल, छायावाद इनकी विशेषताएं ज़्यादातर पूछी जाती है। तो आप इनकी विशेषताओं को अच्छे से पढ़ें और अच्छे से याद रखें, क्योंकि आरपीएससी में मैंने जितने पहले पेपर सॉल्व किए थे उनमें देखा था मैंने कि छायावाद, आदिकाल, भक्तिकाल और वो निर्गुण भक्ति साहित्य, इनमें से अधिकतर इनकी विशेषताओं के बारे में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप इनकी विशेषताओं को अच्छे से पढ़ें और बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी। आगे आदिकाल की 10वीं विशेषता है छंद वैविध्य, विषय वैविध्य, ओज गुण की प्रधानता और संयुक्त अक्षरों व द्वितत्व वर्णों की बहुलता। ये देखिए आरपीएससी 2013 और 2015 इसमें ये पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि आदिकालीन रासो साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियां व विषय वस्तु, कौन कौन सी सामान्य प्रवृत्तियां यानी कि इसकी विशेषताएं और प्रवृत्तियों के बारे में पूछा गया था आदिकालीन रासो साहित्य की। तो इसमें क्या क्या था? अभी हमने देखा था युद्धों का सजीव चित्रण था, व्यक्तिगत शौर्य के प्रदर्शन तत्व का चित्रण है, विलासितापूर्ण सामंती जीवन का वर्णन और श्रृंगार रस और वीर रस का एक साथ चित्रण मिलता है किसमें? आदिकाल में। अब हम देखेंगे आदिकाल की हिंदी साहित्य को देन, यानी कि हिंदी साहित्य को आदिकाल की क्या देन है, यह हम पढ़ेंगे। आदिकाल ने हिंदी साहित्य को षड ऋतु वर्णन, जो कि हमें किस में मिलता है? संदेश रासक में मिलता है। और बिसल देव में क्या मिलता है? 12 मासा वर्णन मिलता है। और नखशिख वर्णन किस में मिलता है? राहुल वेल, जो रोड़ा कवि की है, इसमें मिलता है। इनकी पद्धतियाँ दी है। जोइंदो ने परमात्मा प्रकाश व योग सार के माध्यम से दोहा काव्य पद्धति का प्रवर्तन किया है। चौपाई के बाद दोहा या सोटा छंद रखकर कड़वक बनाने की पद्धति का प्रवर्तन किसने किया था? स्वयंभू ने किया, जिसे आगे चलकर जायसी ने पद्मावत में और तुलसी ने अपने ग्रंथ रामचरितमानस में अपनाया था। ये ईश्वर दास की सत्यवती कथा में 5 चौपाई के बाद एक दोहा का वर्णन मिलता है। हिंदी के भक्तिकालीन संत साहित्य की प्रवृत्तियों के बीज आदिकाल के सिद्ध व नाथ साहित्य में मिलता है। रीतिकालीन श्रृंगार निरूपण की पद्धति का प्रारंभ आदिकाल की रचना राहुल वेल से माना जाता है। यानी जो रीतिकालीन श्रृंगार निरूपण की पद्धति का आरंभ किस आदिकाल की कौन सी रचना से माना जाता है? तो राहुल वेल से। आदिकाल की एक अन्य देन क्या है? संवाद शैली है, जिसका प्रयोग कालांतर में तुलसी जैसे कवियों ने भी किया है। अब हम आगे देखेंगे। ये फर्स्ट ग्रेड 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखिए। और मैं आपको बार बार बताती हूँ कि मैंने पेपर सॉल्व किए थे, तो इसीलिए मैं पीछे जब नोट्स बनाए थे तब मैंने पेपर खाली रखे थे, तो मैंने पेपर सॉल्व किए थे। तो बाद में जिसका भी आता था, जैसे आदिकाल का, भक्तिकाल का, तो मैं उसके पीछे लिख दिया करती थी। आदिकालीन साहित्य के बारे में क्या आया था कि दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद है। यानी कि दोहा जो है वो आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद है। ये बिल्कुल सही है। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं, ये भी सही है। आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोशों के 7 चर्यापदों की रचना की। इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आदिकालीन साहित्य की कौन कौन सी विशेषताएं नहीं है। तो इसमें से एक ऑप्शन था जो नहीं था, और जो 3 थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए थे। फिर फर्स्ट ग्रेड 2020 में पूछा गया था कि रचना व रचनाकार की दृष्टि से, यानी कि जो रचना है और रचनाकार कौन सही है और कौन गलत है, इसके बारे में पूछा गया था। तो पाहुड़ दोहा राम सिंह की है, ये सही है। नेमिनाथ चर्यू हरिभद्र की है, ये भी सही है। और भविष्यत कहा धनपाल की है, ये भी सही है। और एक रचना ऐसी थी जिसके कवि अलग दिए हुए थे, वो इसमें गलत थी।
तो तीनों हमें एक ऑप्शन चुनना था जो वो गलत था, तो मैंने ये तीनों यहाँ पे लिख दी थी ताकि मुझे याद हो जाए। और अभी ये भविष्य कहा, ये अभी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम है, पूछी गई है। तो ये थी आज की आपकी क्लास। ये हम आदिकाल पढ़ चुके और आदिकाल में हमने जो भी पढ़ा सब कुछ सारा पढ़ लिया। अब हम अगली क्लास में भक्तिकाल शुरू करेंगे। आप साथ के साथ पढ़िए, उसके बाद पीडीएफ से आप नोट्स उतारिए और अपने हाथों से खुद नोट्स बनाइए। अगर हम खुद अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे तो हमें याद भी होता रहेगा और जल्दी याद हो जाएगा। और वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। अगर आप वीडियो को बीच में ही स्किप कर देंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक बार आप वीडियो को पूरा देखिए, फिर आप अपने हाथों से नोट्स बनाइए। आप ये देखेंगे कि मैं वीडियो नहीं देखूंगा और पहले ही मैं नोट्स बना लूँ, तो ऐसा आप करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ऐसे तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि हम सारी बुक्स को याद कर लेते हैं, सारी बुक्स हमें याद हो जाती है। तो आप पहले वीडियो को ज़रूर देखें और लास्ट देख के अगर आप फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हैं तो इसकी आप स्पीड भी ज़्यादा नहीं बढ़ाएं, नॉर्मल में देखें तो आपको समझ में आएगा। और अगर आपको कोई समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं वीडियो की जो पीडीएफ भेजती हूँ उसका कोई चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसीलिए हर उस विद्यार्थी जो तैयारी कर रहा है, वाकई में जिसके पास पैसे नहीं है किसी कोचिंग पर देने के लिए या किसी ऐप से पढ़ने के लिए, इसीलिए मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ। ये आप मेरे टेलीग्राम चैनल से उतार सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। और अगला हमारा टॉपिक होगा भक्तिकाल। अगला हम भक्तिकाल के बारे में पढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि आप अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं, इसके लिए मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जो भी बुक्स है, मैंने पढ़ी तो नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने देखा था वीडियो के ये भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ नोट्स ही पढ़े थे। तो मैं उसकी बुक की फ़ोटो भी मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। अगर आपके पास वो बुक्स नहीं है तो आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं। और अगर आपको लगे कि मेरे इन नोट्स में कोई कमी है तो आप बुक्स पढ़ते पढ़ते उन नोट्स में आप ऐड कर सकते हैं। और मैंने खुद भी ऐसे ही किया था, पेपर सॉल्व किए थे, तब मुझे लगा था कि ये इसमें नहीं है तो मैं इसमें ऐड कर दिया करती थी। अगर आप रोज़ मेरे साथ चलते रहेंगे तो आपका मैटर भी ज़्यादा नहीं होगा और रोज़ आप नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा भी नहीं होंगे आपके लिए नोट्स बनाना। रोज़ रोज़ नोट्स बनाइए आप और मेरे साथ पढ़ते जाइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी कर दें, ताकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि आप मेरे वीडियो कितने जने पसंद कर रहे हैं। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।